बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी दोस्तों को अपने इस चैनल पर वेलकम करता हूं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो वीडियो जो है वो आलोक साहब की है। तो आलोक साहब की जितनी भी वीडियोस होती हैं बड़ी ऑथेंटिक वीडियोस होती हैं और सबूत प्रूफ के साथ वो बात करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं और फिर इस पे अपना देते हैं रिएक्शन। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इस JF-17 थंडर अ जंग फाइटर JF-70 वर्सेस तेजाज। तो ये आलोक साहब की वीडियो है। सबसे पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पे अपना देते हैं रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो वीडियो के हेडिंग को देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 की। अभी हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि करीब 40% JF-17 ग्राउंडेड हैं, यानी कि वो जमीन पर हैं, वो उड़ान नहीं भर सकते। तो आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ है कि इन विमानों को ग्राउंडेड कर दिया गया है? इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और जब बात JF-17 की हो रही है तो भारतीय तेजस का जिक्र कैसे हो ही नहीं सकता। तो मेरे हाथ दोनों विमानों से जुड़ी कुछ बेहद शानदार जानकारियां हाथ लगी हैं। तो चलिए इन दोनों जानकारियों को मैं आप लोगों से साझा करता हूं और देखते हैं कि इन दोनों ही विमानों में से कौन सा विमान बेहतर है। तो मैंने काफी डीप रिसर्च करने की कोशिश की है। कई सारे फैक्ट्स मैंने निकाले हैं जिनसे यह पता चल जाएगा कि JF-17 क्या वाकई एक जंग फाइटर है या उसमें भी दमखम है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं साफ करना बहुत जरूरी समझता हूं, क्योंकि मेरे जो पाकिस्तानी दर्शक ये कहते हैं कि 27 फरवरी के दिन MiG-21 को मारने वाला JF-17 था जिससे उसकी काबिलियत का पता चलता है। तो मेरे दोस्तों यकीन मानिए आपके JF-17 ने उस दिन MiG-21 को नहीं मारा था। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि इसका JF-17 से दूर दूर तक नाता नहीं था। JF-17 जो विमान है, आपका फाइटर जेट है, वो स्ट्राइक मिशन के लिए बना ही नहीं है। वो सिर्फ सपोर्ट फाइटर जेट के रूप में ही अपनी भूमिका निभा सकता है। और अगर आपको मेरी बातों का यकीन ना आ रहा हो तो आप अपने ही एयरफोर्स के यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर कमोडोर MS कैसर तुफैल की बात ही मान लीजिए। रिटायर्ड एयर कमोडोर M कैसर तुफैल ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि भारतीय एयरफोर्स का MiG-21 बाइसन AIM-120C मिसाइल जिसे F-16 से लॉन्च किया गया था उससे शॉट डाउन हुआ। यह F-16 29 अग्रेसर स्क्वाड्रन का था जिसे विंग कमांडर नौमान अली खान उड़ा रहे थे। उन्होंने आगे लिखा है कि ऑपरेशन में 2 JF-17 मौजूद थे, लेकिन उनके पास MK-83 रेंज एक्सटेंशन किट जो कि एयर टू सरफेस बम होते हैं वो थे। इसलिए इन हथियारों के साथ JF-17 भारतीय बाइसन को नहीं गिरा सकते थे। इसलिए आगे जब भी आप ये कमेंट करें कि JF-17 ने MiG-21 को गिराया था तो अपने ही रिटायर्ड एयर कमोडोर M कैसर तुफैल की बातों को जरूर याद करें। और अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर 40% JF-17 ग्राउंडेड क्यों है। इसका जवाब यह है कि इसमें एक नहीं बल्कि 4 बड़ी खामियां पाई गई हैं जिसकी वजह से 40% JF-17 को जमीन पर छोड़ना पड़ा है। पहली खामी, फ्यूजलाज में क्रैक्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके फ्यूजलाज में क्रैक्स मिल रहे हैं। फ्यूजलाज यानी विमान का यह हिस्सा, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि पूरा एयरफ्रेम इसी पर टिका रहता है और इसी के नीचे वाले हिस्से में क्रैक्स मिले हैं। फ्यूजलाज का यह हिस्सा जी फोर्स यानी ग्रेविटी फोर्स को सबसे ज्यादा झेलता है, यानी यहां पर क्रैक्स होने का मतलब है दुर्घटना की संभावनाएं ज्यादा होना। दूसरी खामी, स्ट्रैक्स एरिया में क्रैक्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक JF-17 के स्ट्रैक्स एरिया में भी क्रैक पाए गए हैं। अब ये स्ट्रैक एरिया क्या होता है, आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। स्ट्रैक एरिया वो होता है जहां पर जेट के विंग्स को फ्यूजलाज से जोड़ा जाता है। स्ट्रैक की मदद से
यहां मजबूती दी जाती है, इसी इलाके में क्रैक्स पाए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उड़ान के वक्त यहां भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। दरार होने की वजह से शार्प टर्न लेने या फिर वर्टिकल चालरी मनूवर करते वक्त खतरा बढ़ जाएगा। तीसरी खामी, एंकर ब्रेकेज। JF-17 में एंकर ब्रेकेज के भी कई केस आए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रडार और इससे जुड़े उपकरण बहुत भारी हैं, इतने ज्यादा भारी हैं कि जहाज के इस हिस्से के लिए उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। एंकर ब्रेकेज बता रहा है कि JF-17 में स्ट्रक्चरल कमजोरी है। चौथी खामी, कैनोपी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी। ये बेहद गंभीर समस्या है JF-17 के लिए। ये ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से पायलट को अपनी जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा जब उसे किसी भी कारणवश जेट से इजेक्ट करना पड़े। कैनोपी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से पायलट जरूरत पड़ने पर अपने आप को जेट से बाहर इजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये थी वो 4 बड़ी खामियां जिसकी वजह से 40% JF-17 ग्राउंडेड है। 40% का मतलब यह हुआ कि इस वक्त करीब 150 JF-17 पाकिस्तानी एयरफोर्स में हैं। तो इसका मतलब 40% अगर 150 का निकालें तो करीब 60 विमान इस वक्त ग्राउंडेड हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि कोई भी पाकिस्तानी इसे स्वीकार नहीं करेगा और बदले में वो भारत के तेजस को बुरा कहेगा। इसीलिए मैंने दोनों विमानों के कई सारे फैक्ट्स और कई पैमानों पर, उनमें डिजाइन बनाने, उसमें इस्तेमाल जो मटेरियल्स हुए हैं उन पर और इनकी अवेलेबिलिटी तक पर रिसर्च की और देखा कि आखिर कौन सा जेट इनमें बेहतर परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले बात JF-17 और तेजस के एयरफ्रेम की कर लेते हैं। JF-17 का पूरा एयरफ्रेम मेटल से बना है, जबकि तेजस का 95% एयरफ्रेम कंपोजिट मटेरियल से बना है, जिसमें एल्यूमिनियम लिथियल एलॉयज, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम एलॉयज हैं। JF-17 की सर्विस लाइफ 4000 घंटे की है, यानी ये 20 से 25 सालों तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जबकि तेजस की सर्विस लाइफ 9000 घंटे की है, यानी 30 से 35 साल तक तेजस अपनी सेवाएं दे सकता है। यही नहीं, इसे 12000 घंटे तक बढ़ाने की तैयारी हो चुकी है, जिससे इसकी सर्विस लाइफ 40 साल से भी ज्यादा की हो जाएगी। अब आते हैं इसकी मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी पर। स्ट्रक्चरल कमजोरी की वजह से JF-17 की अवेलेबिलिटी करीब 60% की है, जबकि तेजस की अवेलेबिलिटी 90% है। 2 साल पहले यानी 2018 में वायुसेना के युद्धाभ्यास गगन शक्ति में तेजस ने रोजाना 6 सॉर्टीज की हैं, जबकि पूरे एक्सरसाइज में इसने 9000 सॉर्टीज की, जो साफ साफ दर्शाता है कि तेजस का अवेलेबिलिटी रेट इतना बेहतर क्यों है। JF-17 के अवेलेबिलिटी रेट के इतना कम होने की बड़ी वजह इसमें इस्तेमाल हो रहा रशियन RD-93 इंजन है। यह इंजन सस्ता तो है, लेकिन भारी मेंटेनेंस की वजह से यह बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। इसे हर 300 घंटे की उड़ान पर ओवरहॉल करना पड़ता है। वहीं तेजस में अमेरिकी GF-404 इंजन का इस्तेमाल होता है, जो अपने भरोसे के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसे हर 2000 घंटे की उड़ान के बाद ओवरहॉल किया जाता है। JF-17 के इंजन की लाइफ ज्यादा से ज्यादा 2000 घंटे की है, जबकि तेजस में लगे इंजन की लाइफ 6000 घंटे की है। तो ये डेटा बताने के लिए काफी है कि मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी में तेजस JF-17 से कहीं ज्यादा बेहतर फाइटर जेट है। वैसे आपको यह भी जानकारी दे दूं कि तेजस में जिस इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंजन स्वीडन के फाइटर जेट ग्रिपेन और अमेरिकी F/A-18 हॉर्नेट में भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं दोनों विमानों को मनूवर करने की क्षमता के बारे में। वीडियो का यह हिस्सा थोड़ा सा टेक्निकल रहने वाला है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप सब इसे बेहद आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं कमेंट्स में लगातार देखता रहता हूं कि आप सभी को टेक्निकल नॉलेज जो आप लोगों की है वो बहुत जबरदस्त है और वो सारी बातें आप जानते हैं। मनूवर करने की क्षमता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे इंजन की ताकत कितनी है, एंगल ऑफ अटैक कितना है, टर्न रेट्स जो हैं वो क्या है, यानी पायलट को विमान जो डॉग फाइट के दौरान टर्न कराता है, घुमाता है, उसमें वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है। मनूवर करने की क्षमता कई बातों पर निर्भर है, जैसे इंजन की ताकत कितनी है, एंगल ऑफ अटैक कितना है, टर्न रेट्स क्या हैं, यानी जब पायलट विमान को डॉग फाइट के दौरान टर्न कराता है यानी मोड़ता है तो वो कितना ज्यादा है। JF-17 का खाली वजन 6586 किलो है, वहीं तेजस का खाली वजन 6560 किलो है। JF-17 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13500 किलो है, वहीं तेजस का भी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13500 किलो ही है, यानी यहां पर दोनों बराबर हैं। JF-17 में जो RD-93 इंजन लगा है उससे उसे 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिलता है, जिससे JF-17 का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 0.84 से 0.95 है। वहीं तेजस में लगा GF-404 इंजन उसे 91 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है, जिससे तेजस का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 से लेकर 1.07 का है। यानी यहां पर साफ नजर आ रहा है कि बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशियो के होने की वजह से तेजस
ज्यादा अग्रेसिव तरीके से मनूवर कर सकता है। STR यानी सस्टेन्ड टर्न रेट की बात करें तो JF-17 का 14.4 डिग्री पर सेकेंड है, वहीं तेजस का 16 डिग्री पर सेकेंड है। ITR यानी इंस्टैंटेनियस टर्न रेट की बात करें तो JF-17 का 24.4 डिग्री पर सेकेंड है, वहीं तेजस का ITR 30 डिग्री पर सेकेंड है। JF-17 का एंगल ऑफ अटैक 24 से 26 डिग्री है, वहीं तेजस का भी 26 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ अटैक दोनों ही जेट्स का एक जैसा है। JF-17 की विंग लोडिंग 401 किलो पर स्क्वायर मीटर है, वहीं तेजस की 255 किलो पर स्क्वायर मीटर है। JF-17 की जी लिमिट्स +8 से -3 है, वहीं तेजस की जी लिमिट्स +8.5 से -3.5 है। इसका मतलब यह है कि तेजस की मनूवर करने की क्षमता, उसकी स्टॉलिंग स्पीड का कम होना, लो स्पीड पर बेहतर हैंडलिंग, इससे JF-17 जो है यहां भी उससे 19 साबित हुआ है, तेजस 20 साबित हुआ है। हालांकि इतनी डिटेलिंग पर भी मेरे पाकिस्तानी दर्शक यकीन नहीं करेंगे और मैं आपसे, जो मेरे दर्शक हैं पाकिस्तानी, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों सच यही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों विमानों के एवियोनिक्स की, जिसमें शामिल है रडार क्रॉस सेक्शन, रडार की क्षमता और दोनों विमानों के टारगेटिंग सिस्टम की। JF-17 में चीन का बना KLJ-7 रडार लगा है, जो 5 स्क्वायर मीटर के टारगेट को 100 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। यहां पर मैं इसकी लुकडाउन मोड में टारगेट डिटेक्शन रेंज बता रहा हूं। वहीं तेजस में इजरायली ELM-2032 रडार लगा है, जो 5 स्क्वायर मीटर के टारगेट को 150 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है। JF-17 का रडार क्रॉस सेक्शन 3.5 स्क्वायर मीटर का है, क्योंकि इसका एयर फ्रेम मेटल से बना है। वहीं तेजस का RCS 0.5 स्क्वायर मीटर का है, क्योंकि इसका एयरफ्रेम कार्बन फाइबर कंपोजिट से बना है। मिसाइलों को दागने के लिए जिस टारगेटिंग सिस्टम का दोनों जेट इस्तेमाल करते हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं। दोनों ही विमानों में इंटरनल IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम नहीं है। दोनों ही टारगेटिंग पॉड का इस्तेमाल करते हैं। JF-17 में तुर्की का एसेल्सन SL पॉड एडवांस टारगेटिंग पॉड लगा हुआ है, वहीं तेजस में इजराइल का बना बेहद आधुनिक लाइटनिंग 3 टारगेटिंग पॉड लगा हुआ है। इसी लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड का इस्तेमाल अमेरिका सहित कई देशों के फाइटर जेट्स में हो रहा है। तो एवियोनिक्स में तेजस JF-17 से अच्छा है, क्योंकि JF-17 के मुकाबले तेजस का रडार डिटेक्शन रेंज और रडार क्रॉस सेक्शन बेहतर है। इसका सीधा और आसान भाषा में मतलब यह हुआ कि JF-17 को तेजस ना सिर्फ बहुत पहले डिटेक्ट कर लेगा, बल्कि उसके पता चलने से पहले उस पर मिसाइल भी दाग देगा। और बात मिसाइलों की हुई है तो यह जान लेना भी बहुत जरूरी है कि दोनों विमानों की फायर पावर की क्षमताएं कैसी हैं। सबसे बड़ा फर्क दोनों विमानों में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों का है। JF-17 मिसाइलों के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। चीनी मिसाइलों को छोड़कर वो अपनी मिसाइलें इसमें इंटीग्रेट नहीं कर सकता है। वहीं तेजस में ऐसा नहीं है। तेजस को इस लिहाज से डिजाइन किया गया है कि उसमें विदेशी मिसाइलों से लेकर स्वदेशी मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। शॉर्ट रेंज के लिए JF-17 PL-5 और PL-8 चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, वहीं तेजस में पुराना लेकिन कई लड़ाइयों में साबित हो चुके R-73 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नई R-77 SRAM या माइका IR मिसाइल लग सकती है। यानी शॉर्ट रेंज में अगर तेजस SRAM या माइका IR से लैस है तो उसे JF-17 पर थोड़ी ज्यादा एज मिल जाती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इसलिए शॉर्ट रेंज मिसाइलों में दोनों ही विमान बराबर हैं। मीडियम टू लॉन्ग रेंज में JF-17 PL-12 मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जो सिंगल पल्स मिसाइल है। वहीं तेजस में इजरायली IWER मिसाइल लगी है, जो कि एक डुअल पल्स मिसाइल है। PL-12 मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है, वहीं IWER मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है। तेजस में स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस भी इंटीग्रेट होने वाला है। यही नहीं, DRDO जितनी भी मिसाइलें डेवलप कर चुका है या फिर कर रहा है, उन सबको तेजस में लगाया जा सकता है। लेकिन JF-17 के साथ पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से मिसाइलों के लिए चीन पर ही डिपेंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने लॉन्ग रेंज की जब बात की है तो उसमें PL-15 मिसाइल का जिक्र क्यों नहीं किया। इसका जवाब यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जो मौजूदा JF-17 है, उनमें PL-15 मिसाइल इंटीग्रेट नहीं हो सकती। JF-17 ब्लॉक 3 में उसे इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो कि अभी टेस्टिंग फेज में है। यहां पर दोनों विमानों की जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, मौजूदा फ्लाई कर रहे विमान हैं। लेकिन हां, यह बात सच है कि JF-17 ब्लॉक 3 में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे वो और ज्यादा बेहतर हो सके। जैसे रडार क्रॉस सेक्शन कम करने के लिए ब्लॉक 3 के एयरफ्रेम में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इसका RCS 3.5 स्क्वायर मीटर से घटकर 1.5 स्क्वायर मीटर हो जाएगा और साथ ही इसकी सर्विस लाइफ भी बढ़ जाएगी। लेकिन तब भी ये तेजस के 0.5 स्क्वायर मीटर के RCS से बहुत ज्यादा ही रहेगा।
JF-17 ब्लॉक 3 में ऑल एक्सिस डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगाया गया है जो कि तेजस में पहले से ही मौजूद है। JF-17 ब्लॉक 3 में आईसा रडार लगाया जा रहा है। तेजस के MK-1A में भी आईसा रडार ही प्लान्ड है, लेकिन यहां भी दोनों रडार की डिटेक्शन रेंज में फर्क है। JF-17 के आईसा रडार की रेंज 170 किलोमीटर है, जबकि तेजस के रडार की 200 किलोमीटर। यानी दोनों ही विमानों के आने वाले वेरिएंट में भी तेजस के रडार की डिटेक्शन रेंज ज्यादा है। JF-17 के ब्लॉक 3 में लगे चीनी WS-13 इंजन का थ्रस्ट 91 किलो न्यूटन है, जो कि पुराने विमानों से बेहतर है। इसकी वजह से इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो तेजस के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 का। लेकिन सर्विस लाइफ में इंजन अभी भी पीछे ही रहेगा। इसकी 3000 घंटे की सर्विस लाइफ है, जबकि तेजस में लगे अमेरिकन GF404 इंजन की 6000 घंटे की सर्विस लाइफ है। JF-17 ब्लॉक 3 में एडवांस कॉकपिट है, जिसमें लार्ज एरिया डिस्प्ले और साइड स्टिक लगा है। तेजस के MK-1 और MK-1A यहां पर JF-17 ब्लॉक 3 से पीछे हैं। हां, MK-2 वेरिएंट में एडवांस कॉकपिट, लार्ज एरिया डिस्प्ले और साइड स्टिक प्लान किए गए हैं, लेकिन उसमें अभी बहुत देर है। पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 की टेस्टिंग कर रहा है, जबकि तेजस MK-2 अभी डिजाइन बोर्ड पर ही है। लेकिन ओवरऑल बात करें, जो मौजूदा है अभी JF-17 और तेजस, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि तेजस JF-17 से कहीं ज्यादा बेहतर फाइटर जेट है। हालांकि मेरे पाकिस्तानी दर्शक इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही इतनी सारी रिसर्च मैंने की, तकनीक के हर पहलू पर दोनों विमानों को कंपेयर किया, साबित किया कि क्यों तेजस मौजूदा JF-17 से बेहतर है, लेकिन आप मुझ पर हमले करते रहिए, लेकिन सच यही है। और वैसे भी मेड इन चाइना वेपन से तो वो सब परेशान हैं जो इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई भी देश हो। चीनी हथियारों की क्वालिटी कैसी है और इसमें क्या क्या कमियां हैं, ये तो मुझे लगता है कि मेरे जो पाकिस्तानी दर्शक हैं या जो पाकिस्तानी सेना है वो ज्यादा बेहतर जानती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे अगर जैसे ही डिफेंस डिटेक्टिव की तरफ से कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाएगी। तो जल्दी ही हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जी, ये थी आज की वीडियो। जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में ये बात की थी कि आलोक साहब जो हैं वो जब भी कोई वीडियो बनाते हैं बड़ी सबूत और प्रूफ के साथ बनाते हैं। ये इनकी क्वालिटी है कि वीडियो जो है उसको मतलब कि एक होता है कि हवा में कोई बात उड़ा देना, ये ऐसी बात नहीं है। जो भी बात करते हैं सबूत और प्रूफ के साथ करते हैं। वीडियो मैंने देखी, आपने भी देखी। वीडियो में कुछ टेक्निकल बातें थी जो मैंने बड़े ही ख्याल से उसको देखा और सुना है, तो आपके साथ दोबारा मैं उसको शेयर भी करता हूँ और उसकी जो मेरा जो ऑथेंटिक रिएक्शन है वो मैं देता हूँ कि इसके ये जो सारा वीडियो देखिए, इस पे मेरी क्या राय है। तो अगर मैं इसको नेगेटिव पहलू से देखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर बंदा जो है वो यही कहेगा कि जो उसकी चीज़ है वो ज़्यादा काबिल है, जो मेरी मतलब कि जो दूसरे की चीज़ बनाई हुई है वो नाकाम है। आम मतलब कि जो एक मिसाल देते हैं कि जी हर कोई बंदा जो है वो अपनी ही चीज़ को सराहता है और दूसरे की जो चीज़ होती है उसको वो इग्नोर करता है, उसको नकारा समझता है। लेकिन बात वही है कि जो हकीकत में हो, जो फैक्ट्स में हो, जो मतलब कि सबूत और प्रूफ के साथ तो बात वही होती है। तो मैं सबूत और प्रूफ जो आलोक साहब देते हैं, मैं उसका बड़ा ही उसको मानने वाला हूँ कि वो जो भी बात करते हैं सबूत प्रूफ के साथ करते हैं। लेकिन एक मैं बात ये कहना चाहूँगा अपने मुल्क के लिए कि हमारे मुल्क ने चलो जितना भी हो सका, लेकिन मैं इस पर बात पर उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने चाहे चाइना की मदद से बनाया, कोई ना कोई चीज़ अपनी तैयार कर ली। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो मुल्क तरक्की करते हैं जो अपनी चीज़ें खुद तैयार करना शुरू कर दें। चलो ये समझ लेते हैं कि ये पहला स्टेप है। ये पहला स्टेप है कि हमने चाइना की मदद से मतलब कि एक फाइटर जेट जो है JF-17 वो बनाया। तो काफ़ी आलोक साहब इसमें खराबियाँ बता रहे थे, तो मतलब कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ खराबियाँ होंगी, लेकिन मैं इसको भी बड़ी अपनी एक कामयाबी समझता हूँ कि कुछ ना कुछ मतलब कि हम तैयार करना हमने कर दिया ताकि हम इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा।
जो खराबियां बताई आलोक साहब ने बड़ी ही मतलब अच्छे अंदाज में उन्होंने बता रहे थे कि जो सबसे पहले जो वो बता रहे थे 4 खराबियां जो हैं उसके वो क्रैक्स जो आ गए हैं, उसके स्ट्रक्चर क्रैक्स जो हैं। सबसे पहले उसमें मतलब कि वो बता रहे थे कि फ्यूजलाज में क्रैक्स हैं, तो एंकर में मतलब कि वो कह रहे थे क्रैक्स हैं। ये जो जितने वो क्रैक्स बता रहे थे स्ट्रक्चर खराबी, कुछ उन्होंने बताई उसकी टेक्निकल खराबियां हैं, लेकिन जो उसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया जिसे ढांचा कहते हैं, हमारा GF-17 जो है उसकी जो खराबियां, तो काफी जगह पर वो बता रहे थे कि क्रैक्स वगैरह आए हुए हैं, जहां पर जो जहाज के मतलब कि विंग्स लगते हैं वहां पर खराबियां, विंग्स मतलब कि जो मेन ढांचा होता है वहां पर खराबियां, तो एंकर जो मतलब के क्रैक्स जो हैं वहां पर आए। तो ये जो क्रैक्स हैं इससे मतलब कि जो एक हवाई जहाज का मतलब कि जो फाइटर का जो ढांचा स्ट्रक्चर है, ऐसे ही अगर बंदे की जो इंसान के जो ढांचा है हड्डियों पर मुश्तमिल है, अगर हड्डियां कमजोर हो जाए, इनमें कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो जाए या इसको कोई मसला हो जाए तो वो बंदा बेकार होता है। इसी तरह ये ढांचा जो है इसमें अगर कोई खराबी है तो वो कैसे काम कर सकता है, वो सारा लोक साहब ने बताया। तो अगला जो उसकी जो उन्होंने बताया कि उसकी जो कनोपी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें मतलब कि वो खराबी है कि वो सिस्टम होता है कि जिसमें जब कोई इमरजेंसी हो तो जो अंदर होता है पायलट होता है वो उसे मतलब कि निकलना चाहता है, तो वो ऐसा सिस्टम बता रहे थे कि उसमें वो निकल नहीं सकता। तो ये भी बड़ी एक खराबी है मैं समझता हूँ। तो जो अगली मतलब कि जो चीजें आलोक साहब ने बताई उसमें उन्होंने बताया कि जो इंजन है फाइटर का, वो उसकी कैपेसिटी जो है वो कम है JF-17 की, और तेजस की जो है वो ज्यादा है इंजन की जो कैपेसिटी है। दूसरे उसमें जो चीजें उन्होंने बताई कि जो मतलब कि उसकी लाइफ जो है JF-17 की वो बता रहे थे कि 25 से 30 साल है, और तेजस की जो 30 से 35 साल है, मतलब कि उसकी जो लाइफ स्पैन है कि इतने मतलब के घंटे वो इस्तेमाल हो सकता है, वो भी कम है। और भी काफ़ी चीज़ें बताई आलोक साहब ने जो टेक्निकल चीज़ें थी, लेकिन मैं इस पर अपना जो व्यू देना चाहता हूँ वो यही है कि ठीक है ये टेक्निकल बातें अपनी जगह पर, खराबियां होंगी इसमें, तो मैं इसको मतलब कि हम जब किसी बंदे पर कोई तनकीद होती है ना तो वो उसको पॉजिटिव वे में ले उसको, ताकि वो उन गलतियों को खामियों को ठीक करे। अगर आलोक साहब ने हमारी वो जो JF-17 में जो खामियां बताई हैं, तो अगर हम पे ये तनकीद हुई है तो हम इससे सबक सीखें और इनको गलतियों को ठीक करें और एक ऐसा जेट बना दें जो बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल बेहतरीन फाइटर हो। तो तेजस की जितनी भी क्वालिटीज बताई आलोक साहब ने वो बड़ी अच्छी थी, लेकिन मैं फिर यही बात करूंगा कि मुल्क वही तरक्की करते हैं जिनकी प्रोडक्ट्स अपनी होती हैं, वो खुद कोई ना कोई चीज़ खुद बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। तो ये बड़ी हमारे मुल्क के लिए मैं कम से कम मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी है कि चलो कुछ ना कुछ उन्होंने बना डाला। तो तेजस की जो क्वालिटीज़ हैं वो बता रहे थे बड़ी अच्छी हैं, मतलब कि उनका लाइफ स्पैन जो है उसका वो भी ज़्यादा है, उसका जो इंजन लगे हुए हैं वो भी क्वालिटी में कैपेसिटी में वर्क में ज़्यादा है। जो जहाँ पर रिडार लगा होता है, रिडार सिस्टम है, उसमें भी वो बता रहे थे कि वो जितने भी प्रोसेस हैं, जो रिडार सिस्टम जो आलात लगे हुए हैं वो हैवी हैं थोड़े से। तो जो वजन है एम्प्टी जो मतलब कि होता है जहाज का वो भी ज़्यादा है हमारा का। और एक और जो मैंने वो आलोक साहब की बात में सुन रहा था कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाज का, वो जो हमारा JF-17 है वो मेटल का बना हुआ है, और जो तेजस है वो कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ है। तो ये भी इसमें बड़ा फर्क होता है, इसके वजन में भी और इसकी स्ट्रक्चर में, स्ट्रेंथ में, ताकत में, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेशक तेजस जो है वो अच्छा है JF-17 से, लेकिन फिर भी मैं ये इस बात पे कहना चाहता हूँ कि चलो
पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिया है। ये पहला स्टेप जो है तरक्की के लिए वो उठा लिया है, तो अल्लाह बेहतरी करेगा, आगे से और इसमें अच्छे करते जाएंगे। तो अगर आप जैसे लोग अच्छी पॉजिटिव तनकीद करें और हमारी खामियां हमें बताते रहें, तो हमारा अगर हम अच्छे हुए तो हम उन खामियों से सीखकर आगे अच्छा वर्क करते जाएंगे और अपने आप को बेहतर करते जाएंगे। मुल्क वही तरक्की करता है जो खुद की चीज़ें बनाता है और उसको एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट उसकी कम से कम होती है। तो ये जो तेजस है, तेजस का और JF-17 का जो मुवाजना है, बेशक तेजस जो है वो अच्छा है, फाइटर है, और जो JF-17 है वो कम है। तो लोग साहब तो बता रहे थे कि वो फाइटर नहीं है, वो सपोर्टिंग एक फाइटर है, सपोर्ट करने वाला। तो चलिए इतने बना लिया कि सपोर्ट कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट आगे कोई अच्छा जो है वो फाइटर हम बना लेंगे जिससे हमारी तरक्की होगी। लेकिन ये जितने मामलात हैं इनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम किसी जंग वगैरह में जाते हैं। लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे दोनों मुल्कों में जंग वगैरह ना ही लगे, कि उससे इकॉनमी बर्बाद होती, तबाह होती है, उससे मुल्क नीचे की तरफ जाता है, इकॉनमी बर्बाद हो जाती है। हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो तरक्की की तरफ, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जाते हैं। मेरी ज़ाती राय है ये। लेकिन चूँकि आज ये वीडियो JF-17 और तेजस पर थी, तो मैं समझता हूँ कि दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन तेजस हमारे JF-17 से थोड़ा सा बेहतर है। चलो लेकिन मैं यही समझता हूँ कि जो चलो कम से कम हमने JF-17 बना ही लिया कोई चाइना की मदद से, तो कोई बेहतरी है। लेकिन तेजस जो है, चूँकि वो उनकी इंडियन की जो है मतलब कि अच्छी है, वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी जो क्वालिटी अच्छी है, वो सबसे पहले अच्छा बना रहे हैं, हर फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनका ये फाइटर भी उनका अच्छा है तेजस, लेकिन पाकिस्तान ने भी कुछ ना कुछ कोशिश करनी शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह आज की यही वीडियो जी इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।